नमस्कार। शैक्षिक तकनीक के इस बदलते दौर में सारण गुरु के इस डिजिटल मंच पर आप सबका स्वागत है। हम लोग कक्षा 12वीं के मतलब क्लास 12 के मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पूर्व में भी हम लोगों ने कुछ क्लासेस को देखा है, उसी को कंटिन्यू करते हुए जारी रखते हुए हम संबंध एवं फलक चैप्टर को देखें। विगत कुछ क्लास में हम लोग क्लास 11 के रिलेशंस को देखे हुए हैं। अब आज से हम लोग 12 पे आएंगे। 11 के रिलेशन में हम लोगों ने रिलेशन का डेफिनेशन कवर किया है, रिलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, रिलेशन क्या होता है, कितने तरह से उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, किन किन फॉर्म्स में रिप्रेजेंटेशन होता है, इन सब चीजों को हम लोगों ने बखूबी समझ लिया है। अब हम लोग आज के इस क्लास में मुख्य रूप से टाइप्स ऑफ रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन डिस्कस करेंगे। मतलब संबंध के कितने प्रकार होते हैं और ये तुल्यता संबंध क्या होता है, इन दो चीजों को आज हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे। वैसे क्लास 11 में जो एक्सरसाइज हमने बनवाया था, हमने आपसे यह भी कहा था कि आप उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस का अटेम्प्ट लेंगे। अगर उसमें कहीं कोई डिफिकल्टी आपको आ रही है, कहीं कठिनाई हो रही है, तो आप कमेंट में इस बात को बतावें। उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करके और तब फिर आगे प्रोसीड करेंगे। ये चीज आज के लिए भी है। मैं आपको बता दूं, जहां कहीं भी आपको डाउट, किसी भी प्रश्न को हल करने में अगर कहीं कोई कठिनाई आ रही हो, तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बता दें, उसको हम लोग करके और तब उसके बाद अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहले हमको ये देखना है ये होता क्या है। इसके लिए हम कर लें टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसको हम कहते हैं संबंध के प्रकार। इसमें मुख्य रूप से 3 तरह के संबंध हमको पढ़ने हैं। मतलब संबंध 3 प्रकार के होंगे, जिसमें पहला आपका कहलाता है स्वतुल्य संबंध, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये हो जाता है स्वतुल्य संबंध। दूसरा हो जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। इसको हम कहते हैं सममित संबंध। और इसका तीसरा प्रकार हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। ये कहलाता है संक्रामक संबंध। अब अलग अलग इन तीनों संबंधों पर हम चर्चा करेंगे। स्वतुल्य संबंध क्या है, सममित क्या है और संक्रामक क्या है। इन तीनों को डिस्कस करने के बाद हम कुछ इस तरह के संबंध भी पाएंगे जिनमें इन तीनों का गुण होता है। मतलब बहुत सारे ऐसे संबंध होते हैं जो स्वतुल्य भी होंगे, जो सममित भी होंगे और जो संक्रामक भी होंगे। तो वैसा संबंध जिसमें इन तीनों का नेचर होता है, मतलब जो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो, वैसा संबंध ही हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन या तुल्यता संबंध कहलाता है। मतलब वह संबंध जिसमें इन तीनों का गुण हो, वो कहलाएगा तुल्यता संबंध।
इसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन अंग्रेजी में कहते हैं। आप यह ध्यान रखेंगे कि क्लास 12 में जो आपको संबंध पढ़ना है उसमें मुख्य रूप से यही इक्विवेलेंस रिलेशन ही पढ़ना है, बाकी सारी चीजें आपको 11 में पढ़नी थी। मतलब यहाँ हम संबंध के प्रकार की चर्चा करेंगे और फिर तुल्यता संबंध की चर्चा करेंगे कि तुल्यता संबंध क्या है। अब हम आ जाएं रिफ्लेक्सिव रिलेशन पर। आपका जो फर्स्ट वाला रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक चीज मैं बता दूं, संबंध में हम यह देखते थे कि दो समुच्चय हमको दिए गए होते थे, चाहे संबंध वहीं परिभाषित होता था जहां पर दो अलग अलग समुच्चय दिए गए हों या एक ही समुच्चय दोनों जगहों पे दिया गया। अब हम यहाँ देखेंगे रिफ्लेक्सिव में कि अगर मान लीजिए दो समुच्चय हमने यहाँ ले लिया, ये ए और बी दो अलग अलग सेट हो गए, इसमें हमने लिया 1 2 3 4, इसमें हमने लिया 1 2 3 4 5 6। अब इन दोनों समुच्चय में मतलब ए से बी में बहुत सारे संबंध परिभाषित होंगे, ये आपको ज्ञात है पहले से। बहुत सारे कितने? ए इंटू बी के जितने उप समुच्चय होंगे उतने संबंध यहाँ पर परिभाषित हो सकते हैं। तो ए इंटू बी का मतलब हो जाएगा 4 इंटू 6 मतलब 24। अब 2 to the power 24 ये होगी ए से बी में कुल संबंधों की संख्या। तो 2 to the power 24 संबंध इसमें से निकले। अब उन सारे संबंधों में से हो सकता है कि कोई संबंध स्वतुल्य हो, सममित नहीं हो, कोई संबंध सममित हो, स्वतुल्य और संक्रामक नहीं हो, कोई संबंध संक्रामक हो, स्वतुल्य और सममित नहीं हो। तो इस तरह से हर एक रिलेशन का, हर एक संबंध का अलग अलग नेचर होगा। अब उस नेचर को इस रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमको छांटना है और तब बताना है कि दिया गया कोई भी संबंध स्वतुल्य है कि नहीं, सममित है कि नहीं और संक्रामक है कि नहीं। इस चीज को हम देखेंगे। तो पहले इन तीनों की परिभाषाओं पे गौर कर लें, इस तीनों के पहचान के जो गुण है उसको देख लें और तब उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे और तब वहां पर बता पाने में हम सक्षम होंगे कि दिया गया संबंध स्वतुल्य है या नहीं, सममित है या नहीं, संक्रामक है या नहीं। और जो तीनों ही हो जाए तो उसको एक साथ मिला के हम तुल्यता संबंध कह देते हैं कि वो इक्विवेलेंस है, वो संबंध तुल्यता संबंध है। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव पे। रिफ्लेक्सिव में हमको यह ध्यान रखना होता है, इसमें एक चीज याद रखिएगा, ए रिलेट्स ए। इस रिलेट्स का मतलब ये हुआ कि यहां पर ए इस ए के साथ संबंधित है। जैसे मान लीजिए यहाँ ए और बी दो सेट है, एक हमने इसमें से छोटा सा रिलेशन लिया R इज इक्वल टू, सपोज करिए 1 1 1 2 एंड 2 2, ऐसे हमने लिखा। अब हम यहां गौर करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि 1 रिलेट्स 1, इसको हम ऐसे भी लिखेंगे, मतलब समुच्चय ए का सदस्य ए इसके ए से संबंधित है, संबंध स्थापित कर रहा है, रिलेट कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे 1 रिलेट्स 1। इसी तरह से यहां पर 1 2 से भी कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे 1 रिलेट्स 2। 2 2 से भी कर रहा है तो 2 रिलेट्स 2। अच्छा, अगर जो रिलेट नहीं करता हो उसको हम R को क्रॉस करके भी हम दिखा सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि 1 रिलेट नहीं करता है 3 से, जैसे इसी में 1 1 से कर रहा है, हमारा 1 2 से कर रहा है, लेकिन 1 3 से नहीं कर रहा है। तो इस चीज को हम मैथमेटिकली रिलेशन की भाषा में अगर एक्सप्रेस करना चाहें तो हम लिख देंगे
1 doesn't relates to 3। इसका मतलब हुआ कि इस सेट का सदस्य एक इसके बी के 3 से रिलेट नहीं कर रहा है। दूसरी बात, इसी चीज को हम एक और अलग तरीके से लिख सकते हैं। वो तरीका हमारा क्या होगा? तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1 1 बिलोंग्स टू आर। मतलब ये दोनों चीजें, ये और ये सेम है। अगर कहीं हम लिखते हैं 1 रिलेट्स 1, तो भी उसका अर्थ वही हुआ कि 1 1 बिलोंग्स टू आर। मतलब 1 1 से बिलोंग करता है और वह ऑर्डर पेयर हमारे दिए गए रिलेशन आर में मौजूद है। अब यहां पर लिखा गया ए रिलेट्स ए। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रांत का, सेट ए का सदस्य ए अपने आप से रिलेट करता है, ए से रिलेट कर रहा है। तो या तो हम इसको ऐसे लिखें, या इसी को लिखने का एक और तरीका ऐसे हो जाएगा कि ए बिलोंग्स टू आर। ये दोनों एक ही चीज है। आप चाहें तो ए रिलेट्स टू ए लिखें, चाहे तो ए बिलोंग्स टू आर लिखें। अब रिफ्लेक्सिव कहने का हमारा अर्थ ये है कि कोई भी रिलेशन, कोई भी संबंध स्वतुल्य तब होगा जब इसके डोमेन के सारे पॉइंट्स इटसेल्फ से रिलेट करते हो, अपने आप से संबंधित होते हैं। जैसे 1 1 अगर रहे रिलेशन में, 2 2 रहे, 3 3 रहे, 4 4 रहे, तो वह रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। मीन्स एक चीज और यहां ध्यान दें, अगर मान लीजिए एक उदाहरण से इसको हम समझें, हमने आर ले लिया, इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और 4 4 नहीं है, तो यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए, स्वतुल्य होने के लिए यह आवश्यक है कि डोमेन के सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेट करें, इटसेल्फ से रिलेट करें। दूसरा एक ले लें, मान लीजिए R1 हमने एक दूसरा ले लिया, इसमें हमने कहा 1 1 2 2 3 3 4 4, ये रिफ्लेक्सिव होगा। चूंकि डोमेन के सारे एलिमेंट इटसेल्फ से रिलेट यहां कर रहे हैं। 1 1 से कर रहा है, 2 2 से कर रहा है, 3 3 से कर रहा है, 4 4 से कर रहा है। एक चीज और बता देना यहां आवश्यक होगा कि इन चारों के अतिरिक्त अगर कोई दूसरा भी ऑर्डर पेयर रिलेशन में मौजूद हो, तो इससे हमारा स्वतुल्यता प्रभावित नहीं होता, वो स्वतुल्य होगा। हमको केवल यह देखना है कि डोमेन के ये सारे के सारे पॉइंट्स अपने आप से रिलेट करते हैं कि नहीं। इसके अतिरिक्त हमको बाकी कुछ चीजों को नहीं देखना है। अगर ये 4 के 4 अपने आप से रिलेट करते हो और भी कुछ ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में आते हो, तो भी हमारा स्वतुल्य होगा, उससे स्वतुल्यता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं रिफ्लेक्सिव क्लियर होगा। अब आते हैं सेकंड पे, मतलब सममित पे। सममित के लिए हम ये कंडीशन देखेंगे, सेकंड हमारा हो जाएगा सिमेट्रिक, हिंदी में उसको कहते हैं सममित। पहला स्वतुल्य, दूसरा सममित, तीसरा संक्रामक, और तीनों अगर हो गया कोई रिलेशन तो वो हो गया तुल्यता। अब सेकंड आपका सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव तो हो चुका है, सेकंड हो गया सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें हम करते हैं, इसको कहते हैं सममित संबंध। इसमें हम ये देखते हैं कि अगर ए रिलेट करता हो बी से, देन बी को भी रिलेट करना पड़ेगा ए से। सममित होने के लिए
यह शर्त है। इसका अर्थ ये है कि अगर रिलेशन में कहीं ए बी आए देन उस रिलेशन में बी ए को भी मौजूद रहना आवश्यक है सम्मित होने के लिए। मीन्स अगर ए बी से करता हो तो बी भी ए से करेगा। अगर नहीं कर रहा हो, मान लीजिए कि ए बी से रिलेट करता हो, ए बी हमारा मौजूद हो रिलेशन में लेकिन बी ए नहीं हो, तो वह रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा, सम्मित नहीं। क्लियर है? हमको केवल सिमेट्री के लिए यह देखना है कि अगर ए बी से रिलेट करे तो बी को भी ए से करना पड़ेगा। मतलब रिलेशन में अगर ए बी हो तो इसका उल्टा बी ए भी रिलेशन में होना आवश्यक है। अब आपका तीसरा आता है। अच्छा, इसको उदाहरण से एक देख लें। मान लीजिए हमने दो सेट लिया, सेट ए और सेट बी। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। अगर कोई एक रिलेशन हम ले लें R इज इक्वल टू 1 1 2 3 2 2 3 2 3 3। अब अगर आपसे यह कहा जाए कि बताइए कि यह दिया गया संबंध सममित है कि नहीं, तो सममित का सीधा सीधा मतलब यह हुआ, आपको अभी बताया गया कि अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग करता हो तो बी ए को भी उस रिलेशन में बिलोंग करना पड़ेगा सममित होने के लिए। अब यहां हम देखें, यहां 1 1 बिलोंग कर रहा है तो इसका उल्टा 1 1 भी अपने आप में है, तो ये हो गया, ओके है। अब 2 3 से रिलेट कर रहा है, हमको इसका उल्टा भी चेक करना है। तो जब 2 3 से रिलेट कर रहा है तो 3 2 की भी मौजूदगी इसमें आवश्यक है। तो यहाँ 2 3 से किया और यहाँ 3 2 से किया, तो ये भी दोनों हमारा ओके है। अब आते हैं 2 2 से किया, फिर उसका रिवर्स अगर देखेंगे तो 2 2 से किया, ये इटसेल्फ में है। फिर यहाँ 3 3 से किया, फिर इसका उल्टा 3 3 से किया, ये भी इटसेल्फ में है। मतलब यह दिया गया हमारा रिलेशन सिमेट्रिक होगा, ये सिमेट्रिक हो गया। तो सिमेट्रिक में केवल हमको यही देखना होता है कि जितने भी ऑर्डर पेयर्स दिए गए हों रिलेशन में, उन सारे ऑर्डर पेयर्स के उल्टे वाले ऑर्डर पेयर्स की भी मौजूदगी उसमें आवश्यक होती है। क्लियर है? अब इसके बाद हम यह देखें, जरा इसी रिलेशन पर गौर करें और सोचें कि क्या यह रिलेशन स्वतुल्य है। मतलब जो हमने अभी पीछे डेफिनेशन देखा है रिफ्लेक्सिव का, अगर उसके क्राइटेरिया पर रख के इसको देखें तो यह दिया गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, जरा इस पर गौर करें। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन अभी आपको बताया गया, ए रिलेट्स टू ए, मतलब जितने भी डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स अगर अपने आप से रिलेट कर जाते हैं तो उसको हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे। अब यहाँ डोमेन में 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। अब इसको रिलेट करके देखें तो यहाँ 1 1 से कर रहा है, यहाँ 2 2 से कर रहा है और फिर यहाँ 3 भी 3 से कर रहा है। मतलब डोमेन के सारे एलिमेंट्स इटसेल्फ से रिलेट कर रहे हैं, मतलब दिया गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा। तो अभी हमने देख लिया एक ही रिलेशन इन दोनों नेचर का हुआ, मींस रिफ्लेक्सिव भी हुआ और सिमेट्रिक भी हुआ। अब इसी तरह से आते हैं तीसरे पर, मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन पर। ट्रांजिटिव में हम देखते हैं वो कैसा होता है, उसमें हम देखेंगे, उसको हम कहते हैं संक्रामक संबंध। एक्चुअली वह भी संक्रामक की तरह, मतलब स्वतुल्य और सममित ये दोनों आसान माने जाते हैं, लेकिन संक्रामक में थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, उसमें पकड़ना होता है कि संक्रामक है कि नहीं। थर्ड हम लेते हैं संक्रामक संबंध, इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में ट्रांजिटिव रिलेशन। संक्रामक संबंध, इसमें हम गौर करेंगे
कि अगर ए रिलेट करता हो बी से एंड, यहां ध्यान रहे, इफ ए रिलेट्स बी एंड बी रिलेट करता हो सी से, देन ए मस्ट रिलेट टू सी। मतलब अगर ए बी रिलेशन में मौजूद हो, बी सी भी रिलेशन में मौजूद हो, तो ए सी का भी होना आवश्यक है संक्रामक होने के लिए। इसको अगर दूसरे तरह से हम लिखें तो अगर ए बी बिलोंग करता हो आर में एंड बी सी भी बिलोंग करता हो आर में, देन ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में ट्रांजिटिव होने के, संक्रामक होने के। ये हमको ध्यान रखना। मतलब अगर तीन एलिमेंट्स ए बी और सी हों, कहीं पर ए अगर मान लीजिए बी से रिलेट करता है, यही बी हमारा सी से रिलेट करता है, तो ए को भी सी से रिलेट करना पड़ेगा। अगर करता है तो संक्रामक है, ट्रांजिटिव है, अगर नहीं करता है संक्रामक नहीं। मतलब ये ओके होना चाहिए, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, देन ट्रांजिटिव। अदरवाइज अगर ऐसी स्थिति बने, मान लीजिए ए बी और सी हो, ए बी से रिलेट करे, बी भी सी से रिलेट करे, लेकिन ए सी से रिलेट ना करे, तब हमारा नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव नहीं हो। बस हमको केवल यही ध्यान रखना है ट्रांजिटिव होने और नहीं होने के लिए। अगर ए बी से रिलेट करे, बी भी सी से करे, देन ए को भी सी से करना पड़ेगा। अगर करता हो तब तो ट्रांजिटिव होगा, अगर ए बी से करे, बी सी से करे और ए सी से रिलेट ना करे, तब वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। सीधे सीधे लिख दिया गया नॉट ट्रांजिटिव। हम समझते हैं, ट्रांजिटिव भी अब क्लियर होगा। अब आगे क्वेश्चन से हम देखेंगे, एग्जाम्पल लेके हम इसको समझेंगे कि बहुत सारे ऐसे रिलेशंस होंगे जो रिफ्लेक्सिव भी होंगे, सिमेट्रिक भी होंगे और ट्रांजिटिव भी होंगे। मतलब स्वतुल्य भी, सममित भी और संक्रामक भी। तो तीनों तरह के गुण को जो भी संबंध रखता हो, उस संबंध को हम कहते हैं तुल्यता संबंध। तो अब हम तुल्यता संबंध को अगर डिफाइन करें तो इसका मतलब ये होगा इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमारा हो जाता है तुल्यता संबंध। क्लास 12 का आपका सिलेबस यहां से मेनली शुरू होता है इक्विवेलेंस रिलेशन से, लेकिन उसके पहले क्लास 11 की भूमिका की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम लोग उन सब चीजों को, टाइप्स वगैरह को देख रहे हैं। अब आते हैं तुल्यता संबंध। इसको अगर सीधे सीधे डिफाइन किया जाए, यदि आर कोई दिया गया संबंध हो, तो दिया गया संबंध आर तुल्यता संबंध होगा जब आर स्वतुल्य हो, आर सममित हो तथा आर संक्रामक हो। इसका अर्थ यह हुआ
कि कोई भी रिलेशन आर इक्विवेलेंस तब कहा जाएगा जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। मतलब इसको अगर हम लोग ऐसे देखें तो ए रिलेशन आर इज said to be an equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive। मीन्स कोई भी रिलेशन आर इक्विवेलेंस तब कहा जाएगा जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। अब आपका तुल्यता स्पष्ट हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन क्लियर हुआ। अब इसके बाद कुछ एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब एग्जाम्पल अगर हम लें, इसमें हम आते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट पे। आपके एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज स्कूल। ध्यान रखिएगा बॉयज स्कूल पर, यहां कह रहा है ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल। अगर इसको दो ग्रुप हम बनावें या दो सेट के रूप में लिखें तो ए हमारा बॉयज स्कूल के सारे स्टूडेंट्स का सेट है। मान लीजिए हमने इसका नेमिंग किया B1, B2, B3, B4 to BN तक बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अब कह रहा है सो दैट द रिलेशन आर इन ए। इस पर भी हम गौर करेंगे। हम प्रारंभ से आपको यह बात बताते रहे हैं कि अगर आर इन ए हो, आर ऑन ए हो, इसका अर्थ यह हुआ कि आपका रिलेशन ए से ए में ही डिफाइन है। दोनों ओर ए ले लेंगे। मान लीजिए हमने इधर भी ले लिया B1, B2, B3, B4 से लेकर BN तक के सारे बच्चों को। अब रिलेशन यहां डिफाइन किया है R इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी। ऐसे आपका रिलेशन यहां पर डिफाइन। इसका अर्थ ये हुआ कि अच्छा आगे पहले क्वेश्चन देख लें। कह रहा है कि इज द इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन हम बता चुके हैं। वैसा रिलेशन जिसमें एक भी ऑर्डर पेयर ना आए, हमारे गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई ऑर्डर पेयर ना आता हो, वह रिलेशन हमारा इम्पटी हो जाएगा। और वह रिलेशन जिसमें गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स आ जाएं, ए इंटू ए वाले चाहे ए इंटू बी वाले, वैसे रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। उसको भी दिखाना है। तो अब यहाँ आर के बारे में कह रहा है कि आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी इज द इम्पटी रिलेशन। अब देखिए तो यहाँ हमको देखना है आर इज इक्वल टू, कह रहा है ए इज सिस्टर ऑफ बी। अगर ए इंटू बी के सारे ऑर्डर पेयर्स हम लेंगे यहाँ पर तो हमको क्या क्या मिलेगा, A1 A1, A1 A2 ऐसे बढ़ते जाएंगे। जितने ऑर्डर पेयर्स इसमें मिलेंगे A इंटू ए में, इन सारे ऑर्डर पेयर्स के ये दोनों के दोनों सदस्य, दोनों के दोनों अवयव बॉयज हैं। आप ध्यान रखिए, सॉरी B1 B1 फिर B1 B2, ए इंटू ए जब आप करिएगा, चूंकि हमने B1 से डिनोट किया है तो इसलिए इसमें मिलेगा B1 B1, फिर B1 B2, फिर B1 B3, ऐसे करते करते जितने सारे ऑर्डर पेयर्स इसमें मिलेंगे वो सब के सब बॉयज के ही ऑर्डर पेयर्स हों। चूंकि यहां कह रहा है कि ए में सारे एलिमेंट्स बॉयज हैं, इसमें भी बॉयज हैं, तो जब हम ए इंटू ए करेंगे तो ऑर्डर पेयर्स के भी सारे एलिमेंट बॉयज ही होंगे। तो जब ये दोनों बॉयज हैं तो B1 इज सिस्टर ऑफ B1 हो सकता है, इम्पॉसिबल। B1 इज सिस्टर ऑफ B2 हो सकता है,
इम्पॉसिबल, क्योंकि सब के सब बॉयज हैं। यही कारण है कि आपका यह दिया गया रिलेशन इम्पटी रिलेशन होगा। इसमें एक भी ऐसा ऑर्डर पेयर A इंटू A में नहीं आएगा जिसमें पहले वाला दूसरे वाले की सिस्टर हो, बहन। ठीक है, तो ये कारण हो जाएगा। इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे कि सिंस all the order pairs such as xy, हमने एक नाम दे दिया xy, belongs to A into A are of boys and no boy can be the sister of another. This is why the given relation is empty relation. या hence R is empty relation. इसीलिए R empty relation होगा। क्लियर है? अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। एक और पार्ट है इसमें कह रहा है कि एंड R डैश इज इक्वल टू ए बी सच दैट, एक और रिलेशन इसमें दे दिया, R डैश इज इक्वल टू ए बी सच दैट द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ A and B is less than 3 meters. 3 मीटर्स। यहां पर अब कोई सिस्टर और ब्रदर की चर्चा नहीं, ये कंप्लीट अलग हो गया, लेकिन सेट हमारा वही रहेगा। मतलब सेट ए भी सारे बॉयज का सेट है और सेट बी भी सारे बॉयज का सेट है। जो